तो इधर देखो भाई, जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण जो है गुरुत्व के कारण, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोई वस्तु क्या है किसी हाइट से नीचे को गिरती है, कोई वस्तु क्या है किसी हाइट से नीचे को गिरती है, तो उसकी क्या है स्पीड वेरिएशन आएगा उसमें। तो उसका क्या होगा? त्वरण परिवर्तन होगा, उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिख लो इसको, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो निकलती है, कितनी निकलती है बताओ? कल बताया था आपको, इसकी जो वैल्यू का कैलकुलेशन है वो हमने कैलकुलेट करके इसको बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, ठीक है। और इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.7। लिख लो इसको, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है? जी की, कैपिटल जी की वैल्यू है, ठीक है, कैपिटल जी या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 गुणा गए 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की जो रेडियस है, इनकी त्रिज्या है, वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, G इज इक्वल टू M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर से निकलेगा ना। आर क्या है? पृथ्वी की रेडियस, इसको स्क्वायर में कर देंगे। ये वैल्यू आ जाती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, जो मास है और जो वेट है, यानी कि द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान और भार में मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान क्या है? एक निश्चित राशि है, और जो भार है वो अनिश्चित राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो द्रव्यमान है वह हर जगह क्या होता है? स्थिर होता है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो भार है यह अलग अलग जगह पे, यानी कि अलग अलग, अगर आप प्लेनेट पे जाओगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। माना हम अंतरिक्ष की बात करें, वहां पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, वो हम, क्योंकि भार क्या है? एक प्रकार का क्या है? बल है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू M इंटू जी, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष में है तो वहां पे जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर हम जीरो का गुणा द्रव्यमान के साथ करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। जो ये लगने वाला बल, यानी कि उसका जो भार है, उसका जो वेट है, उसका जो क्या है? वेट है, वो भी शून्य हो जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष में हमें भारहीनता का अनुभव होता है। अंतरिक्ष में हमें क्या होता है? भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है। जो मास है यह अदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है? अदिश होती है, यानी कि इसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। हमने कहा 1 किलो चीनी दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, ये तो नहीं बताया कि 1 किलो चीनी उत्तरकाशी की साइड दीजिए, ऐसा बताया कहीं? रौतल की साइड 1 किलो चीनी दे दे भाई, ऐसा बोला? ये चीनी है भाई, इसकी दिशा इधर है, ऐसा कुछ है? कोई डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर भार है तो भार की दिशा हमेशा नीचे की ओर होगी। हमेशा कहाँ होगी? नीचे की, यानी कि अर्थ की ओर होगी। अगर अर्थ पे कोई भी वस्तु है तो उसका भार की जो डायरेक्शन है हमेशा नीचे की ओर होगी। इसलिए दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भार क्या हो गई? सदिश राशि हो गई, और द्रव्यमान क्या हो गया? अदिश राशि हो गई। तो इसको आपने देखना है। जो द्रव्यमान है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, मात्रक क्या है? किलोग्राम। देखो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और जो भार है इसका मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। लास्ट है इसमें, जो द्रव्यमान है इसकी वैल्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। और जो आपका वेट है ये किसी अंतरिक्ष में शून्य हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया, तो इसको आप लोग आसानी से बता पाएंगे और लिख पाएंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं।
वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो कल जो है इसमें थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी के द्रव्यमान का या पृथ्वी के भार का, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। और इस फॉर्मूले से हमने इसको निकाला था कि जो W बराबर क्या, W मतलब भार, यानी कि फोर्स बराबर mg। तो F बराबर क्या है, वस्तु के भार के बराबर है mg। ठीक है। तो जैसे क्या है, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, उसके लिए फॉर्मूला था F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर था या डी स्क्वायर था, यही था। तो यहाँ पर क्या है, वेट इन अर्थ बराबर हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। इसी तरह से हम चंद्रमा का भी ले लेंगे, डब्ल्यू एम बराबर हो जाएगा जी, ठीक है, एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर। तो इसको जब हम इसकी तुलना करेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किसके सापेक्ष करनी है, बताओ भाई। तुलना हमने करनी है, किसके सापेक्ष करनी है, तुलना हमने करनी है डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम इजिकल टू एम ई अपॉन एम एम, यानी कि मास ऑफ अर्थ बटे मास ऑफ मून हो जाएगा, है ना। इंटू इंटू क्या हो जाएगा, अरे ये दिख रहा है यहाँ पर आर एम अपॉन आर टी का स्क्वायर, और ये स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम, ठीक है, ये बराबर आएगा आपका, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम बराबर, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 की समथिंग, 1 सॉरी 1/6 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भार किसी वस्तु का पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर उसका भार 1/6 भाग रह जाएगा। ठीक है। तो इसको जो है कल बताया था आपको कि चंद्रमा पर अगर हम कूदेंगे तो बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कूदने में हम ज़्यादा यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन चांद पे कूदने में हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारा भार वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1/6। यहाँ अगर 100 न्यूटन का है तो वहाँ पे सिर्फ 16, लगभग 16 न्यूटन का रहेगा। ठीक है। तो ये सब कल जो है बताया था। तो गति के समीकरण ये हो गए। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करता है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होगा, ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव, नीचे की ओर पॉजिटिव। ठीक है। इसको जो है याद करना है आप लोगों ने, समझ रहे हो। तो इस तरह से इस पार्ट में हमने पढ़ा है क्या, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा जो है समझा देंगे आपको किस तरह के तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई बताएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, धनंजय। तो क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ जो है ग्रेविटेशन का वो क्या है, उसको यहाँ पे समझाना है। तो इन दिस यूनिवर्स, जो एवरी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रत्येक पिंड क्या है, दूसरे पिंड पर एक आकर्षण बल लगाता है। तो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ, अदर ऑब्जेक्ट किस बल से, एक बल से जो है कार्य कर रहा है, जिस बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है। This force, the force acting between two objects is directly proportional to the product of their masses and indirectly proportional to the square of the distance between their centers। समझ लो, नहीं समझे। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड
दूसरे पिंड को क्या कर रहा है, आकर्षित कर, एक बल से आकर्षित कर रहा है, और यह बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, या उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दूसरी बार बता रहा हूं, ठीक है, दो पिंड है, एक पिंड ए है, एक पिंड क्या है बी, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, इनके बीच की दूरी है d, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है d। तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। इसको अगर हम प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट इसमें लगा देते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, g m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, ठीक है भाई। इसको लिखिए फटाफट, वैसे लिखा है तुम लोगों ने, कल के जो आंसर दोगे उसमें होना है, ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फटाफट लिखिए, जी की वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला लिखिए जिससे कि हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी के ऊपर जो वस्तु है और पृथ्वी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला वही है, कौन सा फॉर्मूला, यही वाला गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू जी कैपिटल M का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m मतलब जो वस्तु पृथ्वी के ऊपर है, ठीक ऊपर है, तो वहां से वो पृथ्वी के सेंटर की दूरी है, वो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या है आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, जहां से दुनिया मुक्त है, यानी कोई वस्तु अगर सिर्फ ग्रेविटी के अंदर क्या कर रही है, फॉल हो रही है, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी इंटरप्शन के, क्या है, कोई वस्तु क्या है पूरा ऊपर से क्या कर रही है, नीचे फॉल हो रही है, ठीक है, तो उसी को फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर, पृथ्वी का गुरुत्व अपने केंद्र, प्रत्येक वस्तु को कहाँ खींच रहा है, अपने केंद्र की ओर खींच रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट इट फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव फ्री फॉल। समझे, क्या समझे, जब कोई वस्तु पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो इस फोर्स के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी केंद्र की ओर आ रही है, अगर उसमें कोई इन्फ्लुएंस ना हो या उस पर बाहरी कोई बल कार्य न कर रहा हो, तो उस वस्तु की जो गति होगी नीचे को, उसी को हम फ्री फॉल कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। लिख दिया, लिख लोगे, हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, जब कोई वस्तु कहाँ हाइट से क्या होती है, नीचे को आती है, ठीक है, हाइट से कहाँ आती है, डाउनवर्ड आती है, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक त्वरण काम करेगा, एक्सेलरेशन काम करेगा। तो ये एक्सेलरेशन किस कारण से है, गुरुत्व के कारण से, गुरुत्वीय बल के कारण है ना, तो इसलिए इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इसके द्वारा इसको डिनोट करा जाता है जी के द्वारा, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। अभी आपको बताया था मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। जो मास है वो किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है, एक्चुअल मात्रा है, उसी को मास कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मास। और वेट क्या है, एक फोर्स है, बाहर के एक बल है जो किसी भी पिंड के गुरुत्व के कारण लगता है, समझ रहे हो। दूसरा क्या है, जो
मास है क्या है, यहाँ किसी के जड़त्व द्वारा मेजर करा जाता है। बहुत बड़ी वस्तु होगी तो उसको धक्का मारने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। तो माना ये पूरी बिल्डिंग है, उसको धक्का मार दोगे तुम? नहीं मार सकते, क्योंकि इसका मास ज़्यादा हो गया, आप इसको धक्का नहीं लगा सकते हो। तो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्वारा किसी भी द्रव्यमान को निकाल सकते हैं, माना, ठीक है। और जो फोर्स है, वेट है, भार है, ये निकाल, इसका मेजरमेंट किससे करा जाएगा? ग्रेविटी की वजह से। जिस पिंड पे आप हैं, पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण आपका भार होगा, ठीक है। चंद्रमा पे है तो चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से होगा, मंगल पे है तो मंगल की ग्रेविटी की वजह से होगा। तो अलग अलग प्लैनेट्स पे उसकी ग्रेविटी के कारण जो है उसका वेट मेजर करते हैं, ठीक है। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, द्रव्यमान क्या है? निश्चित राशि है। और ये क्या है? डिफरेंट प्लैनेट्स पे, डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो द्रव्यमान है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता, यानी कि अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। और जो वेट मैंने आपको कहा, ये क्या होती है? सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और इसके बाद है, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन है, ठीक है। तो मास और वेट में, यानी कि द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया। और ये जो है परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो अब आपके पाले में गेंद है, कि अब आपके पाले में गेंद है, आप इसको याद करो तो पास होंगे, और नहीं करो तो भी पास होंगे, जैसा अभी तक होते आया है। करो तो पास होंगे, और जब नहीं करो तो भी पास होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को आना है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट वेट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भार है वह चंद्रमा पर 1/6 क्यों होता है? तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको बताई थी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अर्थ, ठीक है। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है? इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई? 1/6 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी के भार की तुलना में सिर्फ 1/6 रह जाएगा। समझ गए? क्लियर, समझ गया ना? तो इसको जो है आपने इस तरीके से लिखना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से समझाना है। क्योंकि पृथ्वी पर जो वस्तु का भार है और चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है, जो हम इसकी कैलकुलेशन करके निकालते हैं, दोनों का जो भार है पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर, उसके जब हम रेशियो निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है 1/6 आती है। कहाँ? चंद्रमा पर। इसलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 1/6 रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्टिंग। जो तुम्हारा बैग होता है ना स्कूल का, बैग होता है भाई स्कूल का, तो स्कूल के बैग में जो पट्टा होता है वो कैसे लगा होता है? कैसा होता है वो पट्टा? चौड़ा होता है या डोरी जैसा होता है? चौड़ा क्यों होता है? डोरी जैसा क्यों नहीं होता है? डोरी चुभेगी। क्यों चुभेगी? पतली है तो क्यों चुभेगी? क्यों चुभती है? चुभती तो है, राइट आंसर है, गलत नहीं है। क्यों चुभती है? पट्टा क्यों नहीं चुभता है? भार की वजह से। भार तो बैग के बराबर है भाई, भार दोनों कंडीशन में बैग के बराबर है, चाहे आपने पट्टा लगा रखा चाहे डोरी लगा रखी। हो सकता है डोरी हैवी हो है और ज़्यादा भार हो, या डोरी का भार कम हो, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या होगा? बताओ भाई, क्यों ऐसा होता है? तो शायद आपने जो प्रेशर है, दाब है, तो वो नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर। जो प्रेशर होता है पी, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल F/A, ठीक है। सारी बात समझ में? तो ए क्या है यहाँ पर? एरिया है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब इसका सरफेस, अब ये गोल है तो इसका सरफेस कम है ना, लेकिन इसको हम ऐसे पतली थैली के रूप में फैलाते हैं, सरफेस एरिया इतना हो जाएगा, है ना। जब हम इसको अगर ऐसे चुबाते हैं तो जल्दी चुभेगा, और अगर इसको थैली चुबाएंगे, थैली चुभेगी किसी पे? नहीं चुभेगी, दोनों प्लास्टिक है। लेकिन यहाँ इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे जब एरिया कम होगा तो क्या होगा? इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ गए। और जब सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे, यानी कि पट्टा मोटा कर देंगे, ठीक है, चौड़ा कर देंगे पट्टे को, तो क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट माने बल 1 न्यूटन का लग रहा, और इसमें जो इसका एरिया है वो 0.5 है, 0.5 है, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर का है, जो भी रखना चाहते हो, या 5 सेंटीमीटर का रखो, 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 न्यूटन का लग रहा, 5 सेंटीमीटर का इसका क्या है? पट्टा है, ठीक है, या पट्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 0.5 × 10 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 2 क्या लग रहा है इसमें? जो प्रेशर की वैल्यू है वो 2 है, प्रेशर की वैल्यू क्या है? 2 है। लेकिन यहाँ पे आप अगर क्या कर देंगे, इसका जो है पट्टे का जो साइज है, पट्टे की जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। कितने सेंटीमीटर कर देते हैं?
ये 2 नहीं आएगा, 0.2 आएगा, ये 0.2, ठीक है, क्योंकि नीचे 5 है ऊपर 1 है, ठीक है, आगे बात सुन, 0.2 आएगा। अगर इसको 10 कर देते हैं तो क्या होगा, इसका इसको अगर हम 10 कर देंगे तो क्या होगा, ये आएगा 0.2 है, कितना आएगा, तो प्रेशर की वैल्यू घट गई ना। तो अगर कहीं पे आपको जो है इस तरह से क्या करना है कि शरीर को कम दुख हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको करना पड़ेगा जो पट्टा है उसका साइज चौड़ा करना। अभी तो अभी चौड़ा मत कर देना, यहाँ चला जाए, लेकिन यहाँ इस करने पे यहाँ पे चौड़ा करना पड़ेगा। अगर डोरी लगाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, प्रेशर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। तो आपने आंसर देना है, क्या देना है कि डोरी का सरफेस एरिया कम होता है, डोरी का सरफेस एरिया कम होता है, जिस कारण ज़्यादा प्रेशर लगता है, कहाँ पर, कंधों पर, जिससे यहाँ पे क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है एक स्टेप, यानी कि जो पट्टा है, पट्टे वाले जो क्या कंधों पे पट्टे वाले वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या है एक स्टेप पट्टों का प्रयोग करते हैं बैग में, ताकि प्रेशर की वैल्यू घट जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी, प्रेशर की वैल्यू घटेगी तो आपको रिलैक्स रहेगा, ठीक है। और बाकी जो हाई स्टैंडर्ड बैग होते हैं वहाँ तो गद्दी भी रहती है साथ, है, तो भी सामान भर लो गद्दी में। जो खच्चर होता है ना, खच्चर, खच्चर के ऊपर बालू बुलू ढोते हैं कि नहीं ढोते, पहले खुर्ची लगानी पड़ती, लगाते हो कि नहीं लगाते हो, अरे लगाते हैं ना। और तुम अगर तुम क्या करोगे वहाँ जो है खच्चर के ऊपर बिना खुर्ची लगा के, है, और जो उसकी जो नहीं बिना वो क्या बोलते हैं उसको यार, सुंडा, सुंडा प्लान, सुंडा प्लान होता है ना, तो सुंडा बिना सुंडा प्लान लगाए जो है वहाँ पत्थर ऐसे नुकीले पत्थर रख देंगे उसके ऊपर, है तो चढ़ पाएगा वो यहाँ। और नुकीले पत्थर मतलब उसका सरफेस एरिया कम है, रुक जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सुंडा प्लान लगाना पड़ेगा, पूरा एरिया होता है ना, लंबा होता है वो इतना, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करे और उसका जो प्रेशर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे कंधे के ऊपर, तो उसकी पीठ होती है ना पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, पूरे के ऊपर रहता है ना सुंडा प्लान, तो पूरे ऊपर जो है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसका। भले वो लोग साइंस नहीं जानते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका इसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो समझ गए ना कि हम पट्टे का यूज क्यों करते हैं डोरी की अपेक्षा। तो सीधा आपको जवाब देना है, क्योंकि डोरी का सरफेस एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये नोट कर लो, नोट कर लो इसको फटाफट। एक क्वेश्चन और है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय द बाइएंसी, बाइएंसी क्या है, यानी कि उत्प्लावकता क्या है, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता। ठीक है, तो उत्प्लावकता जो है वो किसी भी लिक्विड या द्रव के द्वारा, तरल के द्वारा क्या लगती है, ऊपर की ओर लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। लेकिन अगर आप किसी तरल में डूब गए तो वहां नीचे की ओर बल तो लगेगा, लेकिन एक ऊपर की ओर भी लगता है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस गुण को बायोन्सी या उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावकता, समझ गए। तो जब आप कहीं तालाब में जाओ तो आप थोड़ा सा हल्के महसूस हो, इसी को उत्प्लावकता कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपने कर देना है, इसको नोट कर देना है। तो बाकी कल, ठीक है भाई।